हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेने वाले हैं 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10, जिसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर संधारित्र का संयोजन कैसे होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक ये नहीं जानते होंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने आपको जब समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक या धारिता ज्ञात करने का पूरा डेरिवेशन करवाया था, तो उस लेक्चर में हमने आपको कैपेसिटर क्या होता है यानी संधारित्र क्या होता है इसके बारे में बताया था। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने संधारित्र समझने के बाद एक भी बार संधारित्र को देखने की कोशिश की है, या आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई है कि आखिर देखें संधारित्र या कैपेसिटर दिखता कैसा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, पहली बात तो अगर आपके पास कोई अगर टीवी का खराब रिमोट वगैरह हो तो उसको अगर फोड़ेंगे तो उसमें से एक प्लेट निकलेगी। उस प्लेट में छोटा छोटा कैपेसिटर लगा होता है जो कि इस तरह दिखता है। अब इसमें देखो, सबसे छोटा जो कैपेसिटर है वही आपको रिमोट में देखने को मिलेगा। अब आपका अगर ये सवाल है कि मैम हमने तो अपने बचपन में रिमोट नहीं फोड़ा है, तो अभी जाके फोड़ दे, तो मत जाके फोड़िएगा, वरना आपको बाद में आपकी मम्मी भी फोड़ सकती है। इसीलिए जिन्होंने बचपन में ही ये सब कर लिया है वो तो जरूर देख चुके होंगे कि कैपेसिटर कैसा दिखता है। कई सारे ऐसे और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसके अंदर कैपेसिटर को लगाया गया होता है। कैपेसिटर इस तरह से दिखता है। अब कुछ नए बच्चे जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि कैपेसिटर क्या होता है या कैपेसिटर का यूज क्या होता है, दिखता कैसा है, ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब इसको देखने के लिए आपको ना ही कोई रिमोट फोड़ने की जरूरत है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फोड़ने की जरूरत है। आप सीधे सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे कैपेसिटर या संधारित्र, उसके बाद इमेज पे जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसे इमेज देखने को मिल जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया कैपेसिटर होता क्या है। लेकिन आपका सवाल होगा कि कैपेसिटर का काम क्या होता है या कैपेसिटर यानी कि संधारित्र कहते किसे हैं। देखो, संधारित्र का संयोजन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आखिर संधारित्र होता क्या है। ये तो आपका बेसिक नॉलेज हो जाएगा ना, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो संधारित्र को पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेन साक्षी मिश्रा नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कैपेसिटर क्या होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी भी चालक तार के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जिसको हम धारिता नाम देते हैं, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये डिवाइस क्या हो गया, संधारित्र हो गया। अब संधारित्र का यूज या उसका काम क्या हो गया, तो चालक तार की धारिता को बढ़ाना उसका काम होता है। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि किसी संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो किसी चालक तार के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देता है। ऐसे डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर कैपेसिटर दिखता कैसा है। क्योंकि जब आप श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन समझेंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर संधारित्र दिखता कैसा है और इसमें कितने प्लेट्स होते हैं। तो देखो, अगर कहीं पे आपको इस तरह के दो प्लेटें दिखाई दें, दो प्लेटें आसपास दिखाई दें, तो समझ लेना ये किसकी संरचना है, एक संधारित्र की संरचना है, यानी कि कैपेसिटर की संरचना है। अब इसमें याद रखिएगा, हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि जब दो समांतर प्लेट एक दूसरे के बहुत ही पास रखे जाते हैं तो इनमें प्रेरण की घटना होने लगती है। प्रेरण की घटना ये कहती है कि पहले प्लेट में जो भी आवेश होगा, जैसे मान लो मैंने पहले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, तो सेकेंड प्लेट पे अपने आप ही प्रेरण की वजह से उतनी ही मात्रा में अंदर की साइड माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, या वहां पे विस्थापित हो जाता है या फैल जाता है। ये पूरा डिवाइस ही क्या कहलाएगा, आपका कैपेसिटर कहलाएगा। अब समझते हैं कि संधारित्र का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ
कैपेसिटर क्या होता है। दो प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है 12th फिजिक्स में, दो प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको डिटेल में पढ़ने हैं। अभी देखो मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला आएगा उसको पूरा डिराइव करके बताऊंगी, और समांतर क्रम संयोजन का जो पूरा फॉर्मूला आएगा उसको भी प्रॉपर डेरिवेशन देखेंगे। लेकिन आपको पहले ये क्लियर कर दें कि इसके डेरिवेशंस कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, बल्कि इसके डेरिवेशन से जो फॉर्मूले आएंगे दोनों के, उन दोनों फॉर्मूले पर ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में भर भर के न्यूमेरिकल देखे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको इन दोनों का पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। जब तक इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, इसका टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इन दोनों कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले पर जैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप समझते हैं कि सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे हम संधारित्र यानी कि कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं। नाम है श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब ये होता है कि जो भी कैपेसिटर होगा उसे आप एक के पीछे एक जोड़ेंगे। जैसे ये एक कैपेसिटर हो गया C1, अब इसको हम जोड़ेंगे दूसरे कैपेसिटर C2 से। ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे तीसरे कैपेसिटर C3 से। इस तरह से इसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी एक के बाद एक अगर सीरीज जुड़ी हुई है, एक के बाद एक यहाँ पे कैपेसिटर जुड़े हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ये डायग्राम याद रखिएगा क्योंकि ज्यादातर आपको डायग्राम में ही कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो कैपेसिटर में कितनी प्लेटें हमने बताई, 2 प्लेट होता है। ये डाउट आपका यहीं पे क्लियर कर देते हैं क्योंकि डेरिवेशन में जब हम इसकी प्लेटें बनाएंगे तो आपको शायद इसका जो डिफिनीशन है वो थोड़ा सा कठिन लगे, इसीलिए पहले यहीं पर समझ लेते हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बोला कि जो भी कैपेसिटर्स होंगे वो एक के बाद एक जुड़े होंगे। अब देखो ये पहला कैपेसिटर है C1, अब इसमें 2 प्लेट है, प्लेट 1 और प्लेट 2। अब प्लेट 2 जो है वो हमेशा दूसरे कैपेसिटर के प्लेट 1 से जुड़ता है। ये श्रेणी क्रम में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अब दूसरे कैपेसिटर का जो प्लेट 2 होगा वो अगले वाले के प्लेट 1 से जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर थर्ड के प्लेट 1 से जुड़ा हुआ है। बाकी सेकेंड वाला जो प्लेट है ये आगे पृथ्वी यानी कि ग्राउंड से जुड़ जाता है। ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में, लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र यानी कि कैपेसिटर को, ठीक है, संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले संधारित्र यानी कि पहले कैपेसिटर का, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट जो है वो अगले संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ता है, पहली प्लेट से जुड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। हमने जो डायग्राम में अभी आपको बताया था वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो भी कैपेसिटर होगा उसको इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि इसका दूसरा जो प्लेट है वो अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपको यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन में अंतर पता चल जाएगा तो आप बड़े ही आराम से इसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे, इसको डिराइव कर पाएंगे। समझ में आ गया। हमेशा जो भी कैपेसिटर होगा याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर होगा उसका सेकेंड प्लेट अगले वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब अगला वाला जो भी कैपेसिटर होगा उसका सेकेंड प्लेट अगले वाले की फर्स्ट प्लेट से जुड़ेगा। इसी प्रकार से हम इनफिनाइट प्लेट्स जोड़ सकते हैं, जितनी प्लेटें आप चाहो उतनी प्लेटें जोड़ सकते हो। ऐसे ही न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम के साथ पूछा जाएगा।
अगर 3 प्लेट है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला निकाला जाएगा। 4 प्लेटें जुड़ी होंगी यानी कि 4 कैपेसिटर्स अगर जुड़े होंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। 5 कैपेसिटर जुड़ेगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। यानी कि आप n कैपेसिटर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीधे सीधे याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो भी कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर का दूसरा प्लेट अगले वाले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ जाता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन इससे बहुत आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा डिफिनेशन याद करने में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन ये कहता है, समांतर क्रम संयोजन में जो भी कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों का एक सिरा किसी एक पॉइंट पर मिलता है और दूसरा जो सिरा है वो किसी दूसरे पॉइंट पे मिल जाता है। डायग्राम से समझते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे आपको अभी श्रेणी क्रम में इस तरह से कैपेसिटर जुड़े हुए दिखे, ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर एक लाइन में जुड़े हुए दिखे, लेकिन यहाँ पे जो भी कैपेसिटर होगा वो एक के नीचे एक जुड़ता हुआ दिखेगा। यानी एक के पीछे एक अगर जुड़ा है तो वो हो जाएगा श्रेणी क्रम, और एक कैपेसिटर के नीचे दूसरा कैपेसिटर अगर देखने को मिल रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन में आ जाएगा। अब ये हमने जो लिया है इसको मान लेते हैं, ये हमारा हो गया क्या, कैपेसिटर 1, ठीक है। सेम इसी के नीचे हमने बना दिया, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे हमने ले लिया ये कैपेसिटर 1 C1 नाम दे दिया। अब इसके नीचे हम कैपेसिटर 2 बना देते हैं जिसको हम C2 नाम दे देते हैं। ये C1 C2 क्या है, तो इसकी धारिता को बताता है, कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कैपेसिटर बना लेते हैं, उसका नाम देते हैं C3। अब बोल रहा है कि जो भी समांतर क्रम संयोजन होगा इसमें प्रत्येक जो संधारित्र होंगे उनकी प्लेटों का पहला जो सिरा होगा वो किसी एक पॉइंट पर मिलेगा। यानी इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा ये कहीं एक पॉइंट पर मिल गया है जो कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं पॉइंट ए, ऐसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों कैपेसिटर के पहला जो सिरा होगा वो कहीं एक पॉइंट पर मिल जाएगा, मान लेते हैं पॉइंट ए पर मिलता है। सेम इसी तरह दूसरा जो उसका सिरा होगा वो भी कहीं एक पॉइंट पर मिल जाएगा। तीनों संधारित्र के दूसरे जो प्लेट्स होंगे वो भी कहीं एक पॉइंट पर मिल जाएंगे और इसका नाम दे देते हैं पॉइंट बी। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें सभी संधारित्र की पहली प्लेटें किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं ज्वाइन होकर। सेम उसी साइज दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी जो प्लेटें हैं सभी संधारित्र की वो भी किसी दूसरी पॉइंट पर एक साथ कंबाइन होकर मिल रही हैं। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। डायग्राम भी हमने आपको बता दिया। इसका जो डायग्राम है इसमें देखिए, इसमें जो भी कैपेसिटर C1 C2 C3 है वो इस तरह से जुड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें अगर आप देखें समांतर क्रम में तो ऊपर से नीचे की ओर कैपेसिटर को लाइन वाइज जोड़ा जाता है, जिसमें काम ये करते हैं कि पहले सभी कैपेसिटर की पहली प्लेट को एक साथ एक पॉइंट पर लाके रख देंगे, वहीं पे दूसरी प्लेट को एक साथ जोड़ के दूसरे पॉइंट पे रख देंगे। यही चीज हमने डिफिनीशन में भी लिख रखा है। एक बार डिफिनीशन और समझा देते हैं। डिफिनीशन में लिखा है कि समांतर क्रम संयोजन में संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की पहली जो प्लेट है या पहला जो सिरा है, ठीक है, सभी का जो पहला सिरा है वो किसी एक बिंदु पर मिलता है जिसका नाम हमने ए दिया, ठीक है, और दूसरा जो सिरा है वो किसी दूसरे बिंदु पर मिलता है जिसका नाम हमने बी दे दिया है। अब अगर आपको समझ में आ गया कि संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दोनों का डिफिनीशन क्लियर हो गया और दोनों का डायग्राम क्लियर हो गया है, तो अब इसका डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या आता है, फिर देखेंगे कि समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर हम एक
2 मिनट में बताएं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। श्रेणी क्रम संयोजन का जो भी डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये हमको डिराइव करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ये दोनों ही फॉर्मूला आपको प्रॉपर डिराइव करके निकालना होगा। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर भर भर के यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, या कह सकते हैं कि जब 1-2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो मैं जब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी तो उसमें सबसे ज्यादा आपको इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल कराया जाएगा, क्योंकि इस पे कम से कम हर साल किसी न किसी सेट पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला कैसे आया है और समांतर क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला कैसे आता है। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन करते हैं। तो अब देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लिया है, यानी कि 3 संधारित्र ले लेते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ पे हम 3 संधारित्र ले रहे हैं, ठीक है। 3 कैपेसिटर को बनाएंगे। 3 कैपेसिटर का मतलब होगा कि टोटल हमको 6 प्लेटें बनानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि एक कैपेसिटर में हमने पहले बता दिया 2 प्लेट होती है, ठीक है। ये हो गया पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट और ये हो गया उसका दूसरा प्लेट, यानी ये टोटल बन गया पहला कैपेसिटर, जिसको हम नाम दे देंगे C1, ठीक है। उसके बाद हमने लेते हैं एक और कैपेसिटर जिसका नाम दे देंगे C2, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया दूसरा कैपेसिटर जिसका नाम C2 हो जाएगा, और इससे थोड़ी सी दूरी पर हम एक और कैपेसिटर बना देते हैं जिसका नाम हम C3 दे देंगे। अब C1, C2, C3 इन कैपेसिटर्स की धारिताएं होती हैं, ठीक है। कैपेसिटर को हम C से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे C1, C2, C3 इन कैपेसिटर की धारिता को बता रहा है, यानी आवेश धारण करने की क्षमता को बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया धारिता C1, दूसरे कैपेसिटर की धारिता C2 हो जाएगी और तीसरे कैपेसिटर की धारिता C3 हो जाएगी। अब श्रेणी क्रम संयोजन ये बोलता है कि जो पहला कैपेसिटर होगा उसकी जो दूसरी प्लेट होगी वो अगले वाले कैपेसिटर के पहले प्लेट से मिल जाती है। अगर आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर दें तो आपको शायद ज्यादा क्लियर वे में समझ में आएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं पहले कैपेसिटर का ये प्लेट 1 हो गया, ये प्लेट 2 हो गया। अगर आपको प्लेटों को समझने में दिक्कत आती है तो आप भी इस तरह से जो भी कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर का प्लेट जो होगा उसका नंबरिंग कर दीजिएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि कैपेसिटर 1 जो है, इसका जो कैपेसिटर 1 है इसके पहले प्लेट पर हमने लिख दिया कि नंबर 1 प्लेट है, ठीक है। और ये हो गया दूसरी प्लेट यानी नंबर 2 प्लेट, ये हो गया पहला कैपेसिटर कंप्लीट। अब हमको करना क्या होता है कि दूसरी प्लेट को ही अगले वाले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ना होता है। तो अगले वाले कैपेसिटर का ये हो गया पहला प्लेट, ये हो गया दूसरा प्लेट। तो हमने क्या किया, पहली कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को हमने अगले वाले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ दिया। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन पहले और दूसरे कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। अब अगर हमको दूसरे कैपेसिटर को तीसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ना होगा तो क्या करेंगे, दूसरे कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है इसको अगले वाले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको भी ऐसे जोड़ देंगे। ये हो गया प्रॉपर सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट इन तीनों कैपेसिटर्स के बीच में। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आगे इस तरह से निकला हुआ यहाँ पे है और यहाँ पे हम तार को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो प्लेट है इसको भी इस तरह से हम नीचे पृथ्वी यानी कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पृथ्वी यानी कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इधर भी इस तरह से तार निकला हुआ होगा। ये समझ में आ गया। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये हो गया प्लेट नंबर X, इसका नाम हो जाएगा प्लेट X, और इसको मान लेते हैं ये प्लेट Y हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने माना है कि हमने 3 कैपेसिटर लिया है,
कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका ये होगा कि जो दूसरा प्लेट होगा वो अगले वाले के पहले प्लेट से जुड़ना चाहिए, तो हमने जोड़ दिया। ध्यान से देखिए, जब हम कैपेसिटर को क्या करेंगे, पहले कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को इस वाले पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ेंगे, तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे मानते हैं कि जब यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम मानते हैं कि इनकी प्लेटों पर एक समान आवेश फैला हुआ है। जैसे अगर हम पहली कैपेसिटर पर यानी कैपेसिटर C1 पे जो पहली प्लेट है यहाँ पे आवेश देते हैं प्लस Q चार्ज, तो प्रेरण की घटना के कारण इसके दूसरे प्लेट पर माइनस Q चार्ज उतनी मात्रा में जनरेट हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के डेरिवेशन में कि प्रेरण की घटना क्या होती है। जब दो समांतर प्लेट एक दूसरे के बहुत ही करीब रखे जाते हैं तो पहले प्लेट पर जो भी चार्ज या जो भी आवेश दिया जाता है वो अपने आप ही उतनी ही मात्रा में दूसरे प्लेट पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि संधारित्र C1 पे हमने जो चार्ज दिया है ये कितना है, ये आपका प्लस Q चार्ज है। तो इस प्लेट पे अगर प्लस Q चार्ज फैल जाता है तो उतनी ही मात्रा में प्रेरण की वजह से इसके दूसरे प्लेट पे माइनस Q चार्ज फैल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेम इसी तरह हम दूसरे संधारित्र पे भी पहली प्लेट पर अगर प्लस Q चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पे तो प्लस चार्ज फैल जाएगा और दूसरी प्लेट में उतनी ही मात्रा में माइनस Q चार्ज फैल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेम इसी तरह से थर्ड वाले कैपेसिटर को भी हम क्या करते हैं, पहली प्लेट पर प्लस Q चार्ज दे देते हैं तो अगली प्लेट पर यानी कि इसके दूसरी प्लेट पर अपने आप ही उतनी मात्रा में निगेटिव चार्ज यानी कि माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यानी कि जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया है इस पे लगने वाला जितना भी आवेश है, जितना भी चार्ज है, तीनों प्लेटों पर आवेश क्या है, समान है। तो जब भी श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आवेश समान होता है तो इस पे लगने वाला विभव अलग अलग हो जाता है। जैसे संधारित्र C1 पर जो भी विभव लगेगा वो हो जाएगा V1, संधारित्र C2 पर जो भी विभव लगेगा वो हो जाएगा V2 और संधारित्र यानी कि कैपेसिटर C3 पर जो भी विभव लगेगा वो हो जाएगा V3। यानी तीनों पर विभव अलग अलग लग रहे हैं जिनका नाम हो जाएगा V1, V2 और V3। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपको समझ में आया या नहीं? सबसे पहले हमने क्या किया, अब ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम क्या लिखेंगे कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं। अब C1, C2, C3 क्या है, इनकी धारिता यानी कि कैपेसिटी को बता रहा है। आप इसको संधारित्र को दर्शाने के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं इन सभी कैपेसिटर यानी संधारित्र की धारिता को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे C1, C2 और C3 को लिखा है। ये क्लियर हो गया। अब आगे क्या लिखेंगे, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनको हमने क्या किया, जब तीन संधारित्र ले लिया था तो अब इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। आगे क्या लिखेंगे, इनको दिया गया आवेश जो है इनकी प्लेटों पर समान रूप से फैल जाता है या समान रूप से वितरित हो जाता है। जब आवेश समान रूप से फैलेगा तो लगने वाला विभव अलग अलग हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, तथा इनके बीच लगने वाला विभवांतर जो होगा वो क्रमशः V1, V2 और V3 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे प्लेट X और प्लेट Y के बीच लगने वाला विभव अलग अलग है यानी V1, V2 और V3 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेरिवेशन में इस प्लेट X और Y के बीच जो अलग अलग विभवांतर है, अगर हम इसकी जगह पे तुल्य विभवांतर V निकाल लें यानी V1, V2, V3 की जगह अगर सबको जोड़ के हम केवल V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, लिखेंगे कि यदि X तथा Y के बीच तुल्य विभवांतर V हो, ठीक है, V हो तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कैसे बना, तो अभी हमने बोला कि इस प्लेट X तथा प्लेट Y के बीच
लगने वाला 3 अलग अलग विभवांतर है। अब अगर आप 3 अलग अलग विभवांतर के मान निकालने लग जाओगे तो आपको V1, V2 और V3 का मान चाहिए। V1, V2, V3 का मान निकालने के लिए हमें पहले इनका तुल्य विभवांतर निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले x तथा y के बीच यानी x और y प्लेट के बीच लगने वाला तुल्य विभवांतर V का इक्वेशन बनाया है, जो कि क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 को जोड़ देंगे, V2 को जोड़ देंगे और V3 को जोड़ देंगे। अब हमें चाहिए V1, V2 और V3 का मान। क्यों चाहिए, ताकि हम इस इक्वेशन में रख सके, इस समीकरण 1 में रख सके। समीकरण 1 में V1, V2 का मान कैसे रखा जाएगा, हम यहाँ पे लगाएंगे धारिता C का फॉर्मूला, क्योंकि धारिता C का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। तो यहां से अगर हम V निकालेंगे तो वहां से एक V का फॉर्मूला बन जाएगा, जहां से हम V1, V2 और V3 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इस इक्वेशन को आगे लेकर हम V1, V2 और V3 का मान निकालते हैं। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, अभी इक्वेशन क्या बन गया है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन बना है। अब हमको पता है कि धारिता C का फॉर्मूला होता है Q/V। ठीक है, अब अगर आपका सवाल है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो लेक्चर नंबर 7 में जाके देखेंगे, हमने डिटेल में धारिता आपको पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, क्लास 12 फिजिक्स 2027 के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो गया धारिता C का फॉर्मूला, जो कि कहता है कि आवेश और विभव का जो भी अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, धारिता C कहलाएगा, यानी कि कैपेसिटी कहलाएगा। अब हमें यहाँ पे धारिता से मतलब नहीं है, हमें चाहिए विभव V का मान, जो कि हम धारिता के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसीलिए हमने धारिता का फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q/C लिखा जा सकता है। ये यहां से निकल जाएगा विभव V का फॉर्मूला। देखो धारिता C का फॉर्मूला हमने बताया Q/V होता है। अब अगर यहाँ से विभव V का फॉर्मूला बनाए तो क्या हम Q/C लिख सकते हैं, तो ये हो गया विभव V का फॉर्मूला। अब अगर इस पूरे विभव V का फॉर्मूला एक बार हम V1 के लिए लगाएं, एक बार V2 के लिए लगाएं और V3 के लिए लगाएं, तो यहाँ से हमें V1, V2 और V3 का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं V1 का मान। V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q/C की जगह हम क्या ले लेंगे, C1 ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो, कैपेसिटर C1 है तो विभव V1 है, यानी अगर हम विभव V1 निकाल रहे हैं तो हमें कैपेसिटर C की जगह C1 लेना ही पड़ेगा। तो यहां से V1 का मान क्या आ जाएगा, Q/C1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से V2 का मान निकालेंगे तो Q/C2 हो जाएगा, V3 का मान निकालेंगे Q/C3 हो जाएगा। इस तरह आप इसको निकाल के खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही फॉर्मूला बना लिया Q/C। तो यहाँ पे C1, C2, C3 है और विभव V1, V2, V3 है, यानी अगर V1 ले रहे हैं तो हमें C1 लेना ही पड़ेगा, V2 ले रहे हैं तो C2 लेना ही पड़ेगा, V3 ले रहे हैं तो C3 लेना ही पड़ेगा। यहां से हमने निकाल लिया संधारित्र के फॉर्मूले से V1, V2 और V3 का मान। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में V1, V2 और V3 का मान रख देंगे, यहां से तुल्य विभवांतर V का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में V1, V2 व V3 का मान रखने पर, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहां पे पूरा समीकरण क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अब इसमें मान रखेंगे तो V इक्वल टू V1 का मान क्या है, Q1/C1 है, तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस V2 का मान क्या है, Q/C2 है, प्लस V3 का मान क्या है, Q/C3 है। तो ये निकल जाएगा यहाँ पे विभव V का मान, यानी तुल्य विभवांतर कितना आ जाएगा, प्लेट X तथा प्लेट Y के बीच लगने वाला टोटल विभवांतर कितना था, V1, V2, V3। यहां से हमने तुल्य विभवांतर निकाल लिया, V इक्वल टू Q/C1 प्लस
क्यू अपान C2 प्लस क्यू अपान C3। ये समझ में आ गया। जब आप प्लेट x तथा y के बीच तुल्य विभवांतर निकाल लेते हैं तब आप उसके बाद निकालते हैं क्या, प्लेट x तथा y के बीच तुल्य धारिता। ऐसा क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि ये तीन ठो है। अगर V1 V2 की जगह केवल V दिया गया होता तो यहाँ पे हमको तुल्य विभवांतर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अलग अलग और कई सारे विभवांतर देने की वजह से हमें इन सबके बीच में केवल एक विभवांतर निकालना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अब हम अगला हेडिंग क्या डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे कि यदि x तथा y के बीच तुल्य विभवांतर C हो तो क्या होगा। ये समीकरण याद रखिएगा। ये हम मान लेते हैं विभव का जो समीकरण आया है विभवांतर का, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले धारिता का फॉर्मूला लगा के विभव का फॉर्मूला निकालेंगे जो कि होगा Q अपान C। ठीक है, अब जब हम विभव V1 लेंगे तो जाहिर सी बात है धारिता हमको C1 लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो विभव V1 तो धारिता C1। तो यहाँ से हमने तीनों विभव का मान निकाल लिया, जिसका मान हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ से हमारा मेन विभवांतर V या तुल्य विभवांतर V का फॉर्मूला आ जाएगा Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम निकालेंगे इन तीनों धारिताओं के बीच लगने वाला तुल्य धारिता C, क्योंकि हमें C1, C2, C3 का मान तभी पता चलेगा जब इनके बीच तुल्य धारिता C को हम निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे लगाते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या था, V इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब आगे लिख लेते हैं कि यदि मानते हैं ऐसा कि यदि x तथा y के बीच तुल्य धारिता C हो, तुल्य धारिता जो है वो C हो, तब क्या होगा। C अगर धारिता मान लेंगे यानी कि C1, C2, C3 की जगह अगर केवल C निकाले तो क्या यहाँ पे होगा। अभी हमने धारिता का फॉर्मूला बताया C इक्वल टू Q अपान V होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम विभव V का फॉर्मूला लिखें तो Q अपान C लिख सकते हैं या नहीं, यानी कि V की जगह जहां पे केवल V है इसकी जगह हम Q अपान C लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो V का मान अभी हमने इस धारिता के फॉर्मूले से निकाला है, इस V का मान हम यहाँ पे समीकरण 2 में जो V दिख रहा है यहाँ पे रखेंगे। तो लिखेंगे क्या आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 में V का मान रखने पर एक स्टेप और उसके बाद आपका मेन फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, V इक्वल टू Q1 अपान C2 या Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 को वैसे ही रहने देंगे। बस हमें क्या करना है, इस V का मान रखना है, और ये V का मान हमने अभी निकाला है। जब हम तीनों धारिताओं को एक कर देंगे यानी तुल्य धारिता बना देंगे तो यहाँ पे धारिता का फॉर्मूला Q अपान V होता है। तो Q अपान V से अगर विभव V का फॉर्मूला बनाए तो Q अपान C लिखा जा सकता है, यानी हम विभव V जहां पे केवल V है वहां पे Q अपान C लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, ये इक्वेशन है। पूरा मान वही रखेंगे, बस इस V की जगह हम यहाँ पे Q अपान C रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाल के बताया है। ठीक है, अब बाकी पूरा इसका वैल्यू जो है V इक्वल टू जो है ये वैसे ही रखेंगे, यानी Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी। इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा आपको कॉमन चीज क्या दिख रहा है, लगने वाला चार्ज बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बराबर की इधर जो तीनों आवेश है इनमें से हम किसी एक आवेश को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे Q अपान C वैसे रहेगा। अगर एक आवेश को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान
C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। यानी जब इसके बराबर की इधर तीनों साइड आवेश है, तीनों आवेश समान है, तो अगर हम आवेश को बाहर ले लें तो क्या इधर केवल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा मेन फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि क्या है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समझ में आया कि इस डेरिवेशन को कैसे किया जाता है, या सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे लाया जाता है। आपको डिटेल में समझाने की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि हमने यहाँ पे V की जगह Q/C क्यों रखा है, तो हमने पहले बता दिया, जब तीनों धारिताओं का कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो यहाँ से केवल C का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। केवल C का फॉर्मूला होता है Q/V, तो यहाँ से V इक्वल टू Q/C आ जाएगा। तो इस सेकेंड समीकरण में पूरा वैल्यू वही रखेंगे, बस V की जगह Q/C रख देते हैं। अब यहाँ पे सबसे कॉमन Q दिख रहा था, तो Q को हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बच जाएगा। यहाँ Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बाहर की साइड 1/C आ जाएगा। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का मेन फॉर्मूला। डेरिवेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये पता हो कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इसीलिए पूरा डेरिवेशन करके हमने आपको बताया है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पर कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब कभी कभी अगर आपको n नंबर के हिसाब से धारिता निकालने को बोलेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 1/Cn इक्वल टू यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके इन्फिनाइट तक निकाल सकते हैं। चाहे जितनी भी धारिताएं निकालनी हो, आप यहाँ पे आगे जोड़ते चले जाएंगे। जैसे अगर 3 धारिता निकालनी है, C3 तक मान निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कोई और भी धारिता यानी कि 4 धारिता का मान निकालना होगा, तो इसके आगे इसी फॉर्मूले में प्लस 1/C4 भी जोड़ दीजिएगा। 5 धारिता निकालना होगा तो प्लस 1/C5 भी जोड़ दीजिएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये समझ में आ गया श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो आपको समांतर क्रम संयोजन और आसानी से समझ में आ जाएगा। बस इसी को समझना जरूरी था, क्योंकि एक बार किसी एक संयोजन को आपने समझ लिया, एक कॉम्बिनेशन को आपने समझ लिया, तो अगला वाला कॉम्बिनेशन अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर देखते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन। तो आप देखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमने शुरू में ही डायग्राम आपको बता दिया था, वही सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया जाएगा। हम मान लेते हैं कि 3 संधारित्र हम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार हम एक के बाद एक नहीं लगाएंगे कैपेसिटर्स को, बल्कि एक कैपेसिटर के नीचे दूसरे कैपेसिटर को लगाएंगे। ये हो गया कैपेसिटर 1, जिसका नाम दे देंगे C1। C1 क्या बताता है, कैपेसिटर 1 की धारिता को बताएगा। क्लियर। सेम इसी तरह से दूसरा कैपेसिटर ले लेते हैं, ये हमने ले लिया दूसरा कैपेसिटर, जिसका नाम हो जाएगा C2, ठीक है, या जिसकी धारिता हो जाएगी C2। यहां तक क्लियर हुआ। सेम इसी तरह एक और कैपेसिटर ले लेंगे जो कि होगी कैपेसिटर नंबर 3, ठीक है, या इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो इसकी धारिता C3 हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन ये बोलता है कि पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र की पहली जो प्लेटें होंगी, ये हो गई सभी संधारित्र की पहली प्लेटें, और ये हो गई सभी संधारित्र की दूसरी प्लेटें। ये क्लियर हो गया। पहली जो प्लेटें हैं वो एक साथ किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। ये मान लो मैंने एक पॉइंट बना लिया जिसका नाम ए दे रहे हैं, ठीक है। अब इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट पॉइंट ए पर मिलेगी, सेम इसी तरह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पॉइंट ए पर मिलेगी, और सेम इसी तरह तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पॉइंट ए पर मिलेगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इन तीनों कैपेसिटर के दूसरी प्लेट को भी किसी दूसरे पॉइंट पे जोड़ेंगे।
तो क्या करते हैं, तीनों कैपेसिटर्स को पहले जोड़ लेंगे आपस में और इसे किसी एक पॉइंट पर मिला देते हैं, मान लेते हैं पॉइंट बी पर ये आके मिल रही हैं। ये क्लियर हो गया। इस प्रकार का जो संयोजन होगा इसी का नाम होगा पैरेलल संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हम देते हैं आवेश। अब आपको ध्यान रखना क्या है, श्रेणी क्रम में हमने आवेश समान लिया था, विभव अलग अलग लिया था, हमेशा याद रखेंगे। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, अभी तुरंत लिखिए, ठीक है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है जबकि विभव असमान होता है या विभव अलग अलग होता है, ठीक है। विभव अलग अलग होता है। इस पॉइंट को अभी लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में हम अभी इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम में जस्ट इसका उल्टा कर देना है। समांतर क्रम में आवेश अलग अलग हो जाएगा, आवेश अलग अलग होगा, लेकिन लगने वाला विभव जो होगा, लगने वाला विभव भी जो होगा वो समान होगा। ये आपको दोनों में अंतर याद रखना होगा। जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे तो तीनों संधारित्र पर जो चार्ज लगता था वो समान लगता था, यानी तीनों की पहली प्लेट पर आवेश Q1 लगता था, Q या प्लस Q आवेश लगता था, और दूसरी प्लेटों पर क्या लगता था, माइनस Q आवेश लगता था। यानी आवेश क्या थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेम थे, और विभवांतर V1 V2 और V3 था। लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, समांतर क्रम संयोजन करते हैं, तो इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, जो भी आवेश होगा वो अलग अलग हो जाएगा और लगने वाला विभव इन सभी प्लेटों पर समान हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखते हैं कि संधारित्र C1 की पहली प्लेट पर आवेश मान लेते हैं Q1 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी प्लेट पर आवेश Q2, तीसरी प्लेट पे आवेश Q3 हो जाएगा। लेकिन इनके बीच जो लगने वाला टोटल विभव होगा वो केवल V हो जाएगा। यही आपको समझना था। ये पॉइंट अभी नोट कर लीजिए क्योंकि अभी इसको मिटाने वाले हैं। हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यही चीज हमने जो डायग्राम में अभी आपको बताई है वही यहाँ पे लिखा गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी अलग अलग होगा, जैसे आवेश Q1, Q2, Q3 यहाँ पे अलग अलग हैं, आवेश अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को मिलाकर तुल्य आवेश निकालेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, विभव अलग अलग था तो तीनों का मिलाकर तुल्य विभव निकालते थे। लेकिन यहाँ पे विभव समान है तो विभव निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इस तीनों आवेश को मिलाकर तुल्य आवेश निकालेंगे। ये पहला चीज आपको डेरिवेशन में करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर। अब ध्यान से देखो, लिखेंगे क्या डायग्राम से रिलेटेड। सबसे पहले लिख लेंगे कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं। तीन संधारित्र ले लिया जिनकी धारिता C1, C2 और C3 हो गया। यहां तक समझ में आया। आगे लिखेंगे जो कि समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का जितना भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा उसका डायग्राम इसी तरह से आएगा। क्लियर। आगे क्या लिखेंगे, जिसमें आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है, लेकिन इनके बीच लगने वाला विभव जो है V जो है ये समान है। देखो सभी प्लेटों पर आवेश अलग अलग हैं। प्लेट 1 पर आवेश Q1 है, प्लेट 2 पर आवेश Q2 है, प्लेट 3 पर यानी संधारित्र की तीसरी प्लेट पर आवेश Q3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तीन अलग अलग संधारित्र, तीनों पर आवेश अलग अलग, लेकिन विभव इस बार हो गया है समान। तो सबसे पहले जो अलग अलग है उसे हम क्या करेंगे, उसका तुल्य मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा अलग अलग Q1, Q2 और Q3 आवेश दिख रहा है और इनकी धारिताएं दिख रही हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में विभव को पहले निकालते थे तुल्य विभव, लेकिन यहाँ पे तुल्य विभव पहले से ही समान है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। हम निकालेंगे तुल्य आवेश।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यदि x तथा y के बीच आवेश जो है y के बीच तुल्य आवेश क्यों हो तो अब इसको भी सेम उसी तरह निकालना था जैसे हम विभव को निकाले थे। विभव को निकालने के लिए हमने धारिता C का फॉर्मूला लगाया था। अब विभव का ही फॉर्मूला यहाँ पे भी धारिता C का ही फॉर्मूला लगाएंगे आवेश को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V होता है। जब विभव निकालना था तो यहाँ पे हम V = Q/C लिखते थे, लेकिन अगर हमको आवेश निकालना होगा इसी फॉर्मूले से तो हम लिखेंगे Q = C × V लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, धारिता का फॉर्मूला Q/C होता है। जब हमको विभव निकालना था तो हम Q/C लिखते थे, लेकिन अगर अब हमको तुल्य आवेश निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम इसी फॉर्मूले से आवेश Q का फॉर्मूला बना लेंगे जो कि हो जाएगा धारिता C × विभव V। ये क्लियर हो गया। जब धारिता C और विभव V का गुणा किया जाएगा तो लगने वाले आवेश का मान आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, Q1, Q2 और Q3 का मान निकाल लेंगे। लेकिन पहले इक्वेशन तो बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे Q = Q1 + Q2 + Q3। सेम उसी तरह करना है, बस वहां पे विभव के लिए हम बना रहे थे, यहाँ पे आवेश के लिए बना रहे हैं। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट हो गया। ये समझ में आ गया। अब हम समीकरण फर्स्ट में एक बार Q1 का मान निकालेंगे, फिर Q2 का मान निकालेंगे, फिर Q3 का मान निकालेंगे। अब देखो Q1, Q2 और Q3 का मान कहां से निकलेगा, इस Q के फॉर्मूले में जो कि है C × V। यानी हम क्या करेंगे, एक बार Q1 लेंगे, यहाँ पे C1 × V लिखेंगे, फिर Q2 लेंगे C2 × V लिखेंगे, फिर Q3 लेंगे C3 × V लिखेंगे। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इस इक्वेशन नंबर 1 को लेकर और इस आवेश को फॉर्मूले को लेकर आगे सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम को हमने इरेज कर दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले Q1, Q2 और Q3 का मान निकालते हैं। फॉर्मूला हमने बनाया है Q = C × V। यहां से निकाल लेंगे Q1 का मान। Q1 में याद रखिएगा, जब Q1 निकालेंगे तो C की जगह आपको C1 लेना है, × V कर देना है। ये निकल गया Q1 का मान। सेम इसी तरह Q2 का मान निकालेंगे, C की जगह धारिता C की जगह C1 की जगह C2 कर देंगे, × V कर देंगे। सेम इसी तरह Q3 का मान निकाल लेते हैं। Q3 का मान जब निकालोगे, आवेश तीसरा है तो तीसरा आवेश कहां पे था, C3 पर था, तो यहाँ पे धारिता C3 हो जाएगा, × V हो जाएगा। ये क्लियर हुआ या नहीं? हमने क्या किया है, आवेश 3 अलग अलग थे, धारिता 3 अलग अलग थी। तो Q1 आवेश के लिए धारिता Q1, Q2 आवेश के लिए धारिता Q2, Q3 आवेश के लिए धारिता Q3। बाकी फॉर्मूला आपका ये है जिसमें हमने इस तीनों आवेशों का मान निकाला है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। लिखते क्या है कि समीकरण एक में Q1, Q2 व Q3 का मान रखने पर जैसे हमने विभव के लिए निकाला था, सेम वही सारा प्रोसेस चल रहा है, बस यहाँ पे चार्ज के लिए निकाल रहे हैं। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे हम Q वैसे ही रखेंगे, Q1 की जगह लिख देंगे क्या, C1 × V, प्लस Q2 की जगह मान रखेंगे C2 × V, प्लस Q3 की जगह मान रखेंगे C3 × V। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। ठीक है, अब हमें चाहिए C1, C2 और C3 का केवल एक वैल्यू, केवल एक मान। तो C1, C2 और C3 का केवल एक मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे तुल्य धारिता C। क्लियर, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाला था, सबसे पहले विभव निकाला था, फिर तुल्य धारिता निकाला था। यहाँ पे भी सबसे पहले आवेश निकालेंगे, फिर तुल्य धारिता निकालेंगे। तो ये समीकरण 2 तक क्लियर हुआ या नहीं, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि हम क्या करेंगे। फिर आगे लिखेंगे कि यदि x तथा y के बीच
तुल्य धारिता C हो, तो वहां से C का फॉर्मूला निकालेंगे जो कि धारिता का फॉर्मूला होता है Q/V। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, सेकंड समीकरण में क्या बनाया, Q = C1 × V + C2 × V + C3 × V। अब यहाँ पे C1, C2 और C3 का हम चाहते हैं कि हमको केवल एक वैल्यू, केवल एक मान पता चल जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगली बार हम क्या निकाले थे, जैसे हमने V = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 का मान निकाला था, तो वहां पे हमने V के बराबर लिखा था, यहाँ पे हमने आवेश Q के बराबर लिखा है। अब हमें Q का मान ऑलरेडी पता है कि ये सब Q का मान है, लेकिन इस Q की जगह भी हम कुछ रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, वो हम निकालेंगे धारिता C के फॉर्मूले से। तो आगे क्या लिखेंगे, यदि X तथा Y के बीच तुल्य धारिता C हो, तो यहाँ पे धारिता C का फॉर्मूला क्या है, Q/V होता है। यहां से अभी हमने बोला कि Q की जगह आप C × V लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में Q का मान रखने पर बाकी सब मान वही रहेगा, बस Q की जगह C × V आपको रख देना है, तभी तो आपका C1 + C2 + C3 निकलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में Q का मान रखेंगे, सब मान सेम रहेगा, बस यहाँ पे Q का मान आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, Q का मान हम रखेंगे C × V। ये कहां से आया, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख दिया है, Q = C × V होता है। तो जब यहाँ पे C × V लिखेंगे, तो यहाँ पे C1 × V + C2 × V + C3 × V वैसे ही रहेगा। अब सबसे ज्यादा कॉमन आपको C दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे C × V वैसे रखेंगे, इधर C कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, या यहाँ पे V कॉमन है, C1 C2 C3 तो अलग अलग है, V कॉमन है, तो यहाँ पे V को कॉमन कर लेते हैं, अंदर केवल बच जाएगा C1 + C2 + C3। ये क्लियर हुआ? तो अब यहां से ध्यान से देखिए, C1 C2 और C3 अलग अलग था, लेकिन तीनों में विभव V समान है। तो हम क्या कर लेंगे, यहां से V को कॉमन कर लेंगे। तो जब V को कॉमन किया जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर C1 C2 और C3 बच जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, इस विभव V से इस वाले विभव V को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे C = C1 + C2 + C3, जो समांतर क्रम संयोजन का मेन फॉर्मूला है, वो आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दी हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा नाम से, वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।